जी, साउंड वेव्स। सबसे पहले साउंड वेव्स क्वेश्चन हमारे पास था, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। तो साउंड वेव्स के बारे में हमें बताना है कि कैसे पैदा होती हैं और किस तरीके से ये प्रोपगेट करती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ये हमने डिस्कस करना है। तो फिलहाल अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए, हाउ इज हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, तो हमने फर्स्ट 3 लाइन्स लिखने के बाद एक एग्जांपल दे देनी है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर विद एक्सपेरिमेंट जो है वो हमने इसको एक्सप्लेन करना है। तो साउंड जो होती है वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी से हमेशा पैदा होती है, और जब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है तो उसके साथ जो एयर कॉलम अटैच होता है, जो हवा होती है, वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। और ये वाइब्रेशन जो है ये हवा में से होती हुई हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें उस आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। तो मेन चीज़ क्या है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। और बाकी जो है उसको हमने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि कब जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो ऑब्वियसली उसके साथ जो हवा की लेयर होगी वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, और फिर हवा की लेयर जो है वो आवाज़ को हमारे कानों तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। उसके बाद एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिसमें हमने एक्सप्लेन करना है कि ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं तो साउंड पैदा होती है। ये नीचे एक गिटार बना हुआ है, इसके स्ट्रिंग्स जो हैं जब इसको प्लंक किया जाता है, खींचा जाता है तेज़ी से और छोड़ा जाता है, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं, और इनकी वाइब्रेशन से जो है वो आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम हमने बनानी है जो नीचे बनी है 11.1। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, वोकल कॉर्ड जो होते हैं हमारे, वो वाइब्रेट करते हैं तो ही हम बोल पाते हैं। तो वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की वजह से ही आवाज़ हमारी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा ह्यूमन हार्ट जो होता है, हमारा दिल जो होता है, वो मुसलसल वाइब्रेट कर रहा होता है और एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा कर रहा होता है। इस आवाज़ को हम स्टेथोस्कोप की मदद से आसानी से सुन सकते हैं। एंड सो ऑन, और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। एक्टिविटी 11.1, पेपर में 11.1 तो नहीं लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट की हेडिंग डाल देंगे। और एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमने बात ये करनी है कि ये जो साइड में बना हुआ है 11.2 डायग्राम एक नज़र आ रही है, ये हमने ड्रॉ भी करनी है। इसमें एक ट्यूनिंग फोक दिखाई दे रहा है। ट्यूनिंग फोक जो है एक ख़ास किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल होता है और एक ख़ास आवाज़ पैदा करता है। ट्यूनिंग फोक के साथ एक रबड़ हैमर होता है। ट्यूनिंग फोक जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यू शेप है और नीचे एक रॉड नज़र आ रही है। ये बेसिकली मेटल का बना हुआ होता है, और जब इसको हैमर हैमर इसके किसी एक बाजू पे, बाजू इसका जो जो हमें ऊपर दो नज़र आ रही हैं रॉड्स, ये जो दो रॉड्स नज़र आ रही हैं इसको प्रॉन्ग्स भी कहते हैं। तो इसके प्रॉन्ग्स पे जब हैमर को स्ट्राइक करते हैं तो इसका जो प्रॉन्ग्स जो होते हैं, यानी कि बाजू जो होते हैं, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और जब ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो फिर एक ख़ास किस्म की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ जो है वो, यानी कि ट्यूनिंग फोक को अपने कानों के पास ला के जो है इस आवाज़ को आसानी से हम सुन सकते हैं। अब ये चेक करने के लिए कि वाकई ये ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा था या नहीं, इसके लिए हम ये काम भी कर सकते हैं। अपनी फिंगर से अगर हम इसको टच करें तो ये हमें वाइब्रेट करता हुआ महसूस होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पेज में आप देखें तो एक डायग्राम बनी हुई है 11.3, ये हमने ड्रॉ भी करनी है। एक प्लास्टिक की बॉल है जिसको स्ट्रिंग के साथ वर्टिकली हंग किया गया है किसी जगह पे, और फिर ट्यूनिंग फोक को हैमर के साथ स्ट्राइक किया और ट्यूनिंग फोक को बड़े प्यार से इसके पास लेकर आए। जैसे ही उसके साथ हल्का सा हम उसको ज्वाइन करते हैं तो वो इतनी ज़ोर से उसको स्ट्राइक करता है कि वो आगे की तरफ मूव करके चला जाता है। तो ये बॉल जो है ये आगे की तरफ मूव करके चली गई। ये बॉल का आगे की तरफ जाना इंडिकेट करता है कि ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्ग्स जो थे वो वाइब्रेट कर रहे थे। इसका मतलब है वाइब्रेट करते हुए ऑब्जेक्ट के अंदर से ही आवाज़ पैदा होती है, ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा था। इसके अलावा ये चेक करने के लिए कि ये ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा था या नहीं, तो नीचे एक डायग्राम है 11.4, ये भी एक्सपेरिमेंट के साथ बनानी है। हमने क्या किया, ट्यूनिंग फोक को हैमर के साथ स्ट्राइक किया, उसके बाद ट्यूनिंग फोक को इन्वर्ट किया और पानी से भरे हुए ग्लास के अंदर डुबो दिया।
जैसे ही हम पानी के गिलास के अंदर उसको डुबोते हैं तो एकदम से पानी उछलता है। पानी का इस तरह स्प्लैश होना इंडिकेट करता है कि ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्क्स जो थे वो वाइब्रेट कर रहे थे। तो ओवरऑल जो है हमारे पास ये स्प्लैश तक जो है, ये जो हमने अभी पढ़ा है, ये एक्सपेरिमेंट में आएगा और एंड में हमने कंक्लूजन लिखनी है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूड किया। वी कंक्लूड दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, यानी कि आवाज़ हमेशा वाइब्रेट करते हुए ऑब्जेक्ट से पैदा होती है। तो याद रखें, सबसे पहले फर्स्ट 3 लाइन्स में हमने बताना है आवाज़ कैसे पैदा हो रही है, उसको डिस्कस करना है और हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। फिर हमने एग्जांपल्स देनी है, लॉन्ग में आए तो डायग्राम भी बनानी है, वरना शॉर्ट में एक ही एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद एक्सपेरिमेंट की हेडिंग डालनी है और एक्सपेरिमेंट इसी तरीके से नेक्स्ट पेज तक जाएगा। और एक्सपेरिमेंट में हमारे पास डायग्राम्स हैं, 11.2 भी है, 11.3 भी है और 11.4 भी है। और एंड में कंक्लूजन है वाइब्रेटिंग बॉडीज तक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रूव बाय एन एक्सपेरिमेंट दैट साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से बताएं कि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, वरना आवाज़ ट्रैवल करके नहीं जा सकती है मीडियम के बगैर। तो इसके लिए हमने एक्टिविटी में सबसे पहले ये बात कही है, अनलाइक लाइट, यानी कि लाइट की तरह नहीं, क्योंकि लाइट जो है वो स्पेस में से भी होके हम तक पहुंच जाती है, उसमें पानी के अंदर से भी चली जाती है, एयर में से भी गुजर जाती है, और अगर कोई मीडियम ना भी हो तो भी ये मूव करती हुई चली जाती है। तो वो कहता है लाइट की तरह नहीं है साउंड वेव। साउंड वेव जब भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है तो एक मीडियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि साउंड जो है वो वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकती। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हमने किया है जिसमें एक ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया है जिसको हम बेल जार ऑपरेटर्स कहते हैं। बेल जार ऑपरेटर्स ये साइड में बना हुआ है। ये 11.5 जो है ये डायग्राम, ये बेल जार ऑपरेटर्स की है, जिसमें एक जार है जो कि ग्लास का बना हुआ होता है। इसके अंदर वायर्स की मदद से एक बेल जो है वो इन्वर्ट कर दी जाती है, एज शोन इन द फिगर, और दोनों वायर्स के साथ जो है वो पावर सप्लाई ज्वाइन कर दी जाती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जा सके। उसके बाद बेल जार के नीचे जो है वो एक होल होता है जिसके साथ एक वैक्यूम पंप जो है वो ज्वाइन कर दिया जाता है। वैक्यूम पंप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एयर को जो है वो जार में से निकाल भी सकता है और वापस इंसर्ट भी कर सकता है। तो हमने अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हमने सबसे पहले जो है वो पावर सप्लाई ऑन की। ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बेल का हैमर जो है वो स्ट्राइक करता हुआ हमें अंदर दिखाई देगा और हमें बाहर आवाज़ भी आ रही होगी। अब हम वैक्यूम पंप से हवा निकालना शुरू करते हैं। जैसे ही हम इसमें से हवा निकालना शुरू करते हैं तो आवाज़ जो है वो फीबल से फीबल, यानी कि हल्की से हल्की होती जाती है, एंड देन इवेंचुअली इट डाइस, और आखिरकार ये मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। यानी कि जब इस जार के अंदर से हवा बिल्कुल गायब हो जाती है तो आवाज़ भी हमें बाहर सुनाई नहीं देती है। उसके बाद अगर हम दोबारा से वैक्यूम पंप से दोबारा इसके अंदर हवा डालना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि आवाज़ फिर से हमें सुनाई देगी। इसका मतलब ये है कि एयर की ज़रूरत है, मीडियम की ज़रूरत है आवाज़ को प्रोपोगेट होने के लिए। तो इसका कंक्लूजन हमारे पास ये है, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट साउंड वेव्स कैन ओनली ट्रेवल प्रोपगेट। प्रोपगेट ट्रेवल एक ही चीज़ के नाम है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि हवा को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवा की ज़रूरत है, वरना यानी कि मीडियम, हवा एक मीडियम है तो ही हमें बेल की जो है वो आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, प्रूव बाय एन एक्सपेरिमेंट दैट साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। और इसके साथ 11.5 डायग्राम हमने बनानी है। और लास्ट में हमने जो क्वेश्चन करना है वो हमारे पास है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव।
लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव का मतलब ये है कि साउंड वेव पीछे हमने पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी पढ़ी थी और ट्रांसवर्स वेव्स भी पढ़ी थी। ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के पैरेलल मूव करते हैं या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव करते हैं। तो हमने बताना है कि साउंड वेव जो है वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, यानी कि इसके पार्टिकल जो हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसके लिए हमने स्टार्ट किया फर्स्ट फोर लाइन से, जिसमें हमने बताया कि साउंड की प्रोपगेशन को डिस्कस करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ट्यूनिंग फोक का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम साउंड वेव्स पैदा कर सकते हैं, और नेचर ऑफ साउंड वेव जो है वो आसानी से इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ए डायग्राम देखें 11.6 में ए डायग्राम। इसमें ट्यूनिंग फोक जो दिखाया गया है वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, उस पर हैमर स्ट्राइक नहीं किया, इसलिए उसके आगे जो एयर कॉलम है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि वो डिस्टर्ब नहीं हुई, हवा जो है वो अपनी असली असली हालत में मौजूद है, उसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, और स्ट्रेट लाइन जो है वो एक दूसरे से बराबर फासले पे मौजूद है। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो हमने मेन हेडिंग के साथ ही लिखना है, और व्हेन से लेके आगे जो हम कर रहे हैं इस वक्त, ये है हमारे पास कंप्रेशन की हेडिंग, और कंप्रेशन की हेडिंग जो है वो नेक्स्ट पेज तक जाएगी, और ये जाएगी अप टू सो ऑन तक। व्हेन द राइट प्रोंग से लेके सो ऑन तक ये हमारे पास है हेडिंग कंप्रेशन। इसमें हमने बी डायग्राम को डिस्कस करना है कि जैसे ही हम हैमर के साथ स्ट्राइक करते हैं ट्यूनिंग फोक के प्रोंग को, तो उसका प्रोंग वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अगर हम उसके राइट प्रोंग की बात करें तो वो ओ से बी की तरफ एक लम्हे के लिए मूव करेगा। ओ उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ओ से बी की तरफ जब एक लम्हे के लिए मूव करेगा तो उसके आगे जो हवा की लेयर थी वो कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, उसमें दबाव पैदा होता है, और ये दबाव जो है जब कंप्रेस होगी लेयर तो एडजेसेंट लेयर जो उसके साथ वाली लेयर है ये उसमें मुंतकिल हो जाएगा, और ये कंप्रेशन जो है वो आगे की तरफ ट्रेवल होना शुरू कर देगा। उसके फौरन बाद जो है आगे जो है अ मोमेंट लेटर जो लिखा हुआ है और अप टू ए तक, यहाँ पे हमने हेडिंग डालनी है रेरफेक्शन। ये बीच में ही लिखा हुआ है रेरफेक्शन, अ मोमेंट लेटर से लेके एयर तक रेरफेक्शन। और इसमें बी डायग्राम को हमने डिस्कस करना है, सॉरी सी डायग्राम को डिस्कस करना है। बी जो है वो हमने कंप्रेशन के बारे में डिस्कस किया था, जब ओ से बी की तरफ प्रोंग गया था तो आगे वाली लेयर जो है वो कंप्रेस हुई थी, और ये कंप्रेशन जो है वो नेबरिंग लेयर को गया था और वो भी कंप्रेस होती गई, और ये दबाव आगे की तरफ मूव करता हुआ चला गया। अब हमने बात करनी है एक लम्हे बाद ही जब ये प्रोंग बी से वापस ए की तरफ मूव करता है, तो ऐसी सूरत में आगे जो लेयर थी, सी डायग्राम को ज़हन में रखें, जो आगे जो लेयर थी जो कंप्रेस हुई हुई थी वो अब रेरिफाई हो जाती है, यानी कि उसमें खिलाव पैदा हो जाता है, दूर दूर हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स। ये जो इसके अंदर रेरिफेक्शन पैदा हुआ है, तो नेबरिंग लेयर जिसमें कंप्रेशन था पहले वो भी रेरिफाई होता जाता है। तो इस तरीके से रेरिफेक्शन जो है वो भी आगे की तरफ ट्रेवल करता है। तो बेसिकली कंप्रेशन और रेरिफेक्शन, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन जो है वो आगे की तरफ हवा में ट्रेवल करते हैं, और यही जो है ये हमारे कानों तक पहुंचते हैं और आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचने के जिम्मेदार होते हैं। तो ये डायग्राम्स ए बी सी इसी के साथ हमें बनानी है, और उसके बाद हमारे पास है एस से लेके नेचर ऑफ साउंड वेव तक, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव जो हमारे पास मेन हेडिंग थी, वही बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लॉन्गिट्यूडल नेचर की हेडिंग डाल सकते हैं, सिर्फ लॉन्गिट्यूडल नेचर। ओवरऑल हेडिंग हमारे पास लॉन्गिट्यूडल नेचर ऑफ साउंड वेव है, यहाँ पे बेशक लॉन्गिट्यूडल नेचर की हेडिंग डाल दें।
तो इन 3 लाइन्स में हमने क्या बताना है कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि कंप्रेशन और रेरिफेक्शन जो है वो आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, और कंप्रेशन और रेरिफेक्शन जो है वो हवा की लेयर में पैदा हो रहा है, और हवा की लेयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे और पीछे मूव करते हैं वेव की डायरेक्शन के। तो वेव की डायरेक्शन के बैक एंड फोर्थ जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हो तो ऐसी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स है, यानी कि साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव नहीं है बल्कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, क्योंकि हवा के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे थे। लास्ट में हमारे पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ बेसिकली एक वेव की लेंथ को कहते हैं, लेकिन जब हमारे पास कंप्रेशन और रेरिफेक्शन हो रहा हो तो ऐसे सूरत में दो कंप्रेशन के दरमियान फासला या दो रेरिफेक्शन के दरमियान एडजेसेंट का होना ज़रूरी है, यानी कि एक के बाद दूसरा जो कंप्रेशन आ रहा है उन दोनों के दरमियान फासला, या एक रेरिफेक्शन के बाद दूसरा जो रेरिफेक्शन आ रहा है उनके दरमियान जो फासला होता है वो बेसिकली इसकी एक वेव की लेंथ के बराबर होता है, इसलिए इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव यानी कि एक के बाद दूसरा जो आ रहा है कंप्रेशंस, दो कंप्रेशन साथ साथ वाले के दरमियान फासला, और रेरिफेक्शंस या दो रेरिफेक्शन साथ साथ वाले जो हैं उनके दरमियान फासला, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। इस कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। इसको हम साउंड वेव की वेवलेंथ कहते हैं। तो लास्ट में हमारे पास हेडिंग आएगी वेवलेंथ की।